हेलो स्टूडेंट्स, कुछ प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी चालक में किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। किसी चालक में किसके कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसका उत्तर होता है इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। दूसरा क्वेश्चन है कि कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है। कौन सा धातु सबसे अच्छा चालक होता है। इसका उत्तर होता है चांदी। चांदी जो है सबसे अच्छा चालक माना जाता है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका उत्तर है चालक के क्षेत्रफल का यानी चालक के मोटाई का। चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि तापक्रम बढ़ाने पर ताप प्रतिरोध गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। चालक के तापक्रम बढ़ाने पर ताप प्रतिरोध गुणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है कि उसका मान घट जाता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फिलामेंट लैंप में कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है। फिलामेंट लैंप में कौन सा प्रभाव प्रयोग होता है। इसका उत्तर है तापीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, कैपेसिटर क्या एकत्रित करता है। इसका उत्तर है आवेश, जिसको हम चार्ज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, कैपेसिटर में आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। कैपेसिटर में आंतरिक ऊष्मा उत्पन्न होने का क्या कारण होता है। इसका मतलब कैपेसिटर का गर्म होना। तो इसका कारण होता है लीकेज रेजिस्टेंस। इसका उत्तर है लीकेज रेजिस्टेंस, यानी कैपेसिटर के अंदर का जो प्रतिरोध है वो लीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा के उत्पादन का कौन सा नियम प्रयोग होता है। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर ऊष्मा के उत्पादन का कौन सा नियम प्रयोग होता है। इसको कहते हैं जूल का नियम। इसमें जूल का नियम प्रयोग होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि फिलामेंट लैंप में किस प्रभाव का प्रयोग होता है। फिलामेंट लैंप में किस प्रभाव का प्रयोग होता है। इसका उत्तर है ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग होता है। और अगला क्वेश्चन है, एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है। इसका उत्तर है 735.5 वाट। 735.5 वाट। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ कन्वर्टर चैप्टर से क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि वर्तमान समय में एसी से डीसी में परिवर्तन करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें दिया है मोटर जनरेटर सेट, रोटरी कन्वर्टर, मरकरी आर्क रेक्टिफायर और मेटल रेक्टिफायर। तो इसमें मेटल रेक्टिफायर, इसका सही उत्तर है मेटल रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि मोटर जनरेटर सेट में मोटर प्रयोग की जाती है। कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर प्रयोग की जाती है, स्लिप रिंग मोटर प्रयोग की जाती है, सिंक्रोनस मोटर प्रयोग की जाती है, या उपरोक्त सभी। इसमें जो है सिंक्रोनस मोटर प्रयोग की जाती है। तीसरा क्वेश्चन,
कि रोटरी कन्वर्टर सामान्यतः होते हैं कितने फेज में, 3 फेज में, 6 फेज में, 12 फेज में या 1 फेज में। तो इसमें होता है 6 फेज में। चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि रोटरी कन्वर्टर में होता है, रोटरी कन्वर्टर में क्या होता है, एक आर्मेचर तथा एक फील्ड, एक आर्मेचर दो फील्ड, दो आर्मेचर एक फील्ड, दो आर्मेचर तथा दो फील्ड। तो इसमें क्या होता है, एक आर्मेचर और दो फील्ड होते हैं। इसमें एक आर्मेचर और दो फील्ड होते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि सिंगल फेज तथा 3 फेज कन्वर्टर में स्लिप रिंग्स होती हैं, यानी कितनी होती हैं। तो इसमें 1 तथा 3, 2 तथा 3, 2 तथा 6 और 1 तथा 6। इसमें जो है 2 और 3 स्लिप रिंग लगती है। 2 स्लिप रिंग जब लगती है तो सिंगल फेज के लिए, और 3 स्लिप रिंग लगता है तो 3 फेज के लिए। इस तरीके से रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट किया जाता है। रोटरी कन्वर्टर को स्टार्ट किया जाता है, किससे स्टार्ट किया जाता है, एसी साइड से, डीसी साइड से, सहायक मोटर से या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसको हम एसी साइड से तैयार करते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 7वां क्वेश्चन के कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर का प्रयोग अधिक शक्ति के लिए नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है। कॉपर ऑक्साइड रेक्टिफायर का प्रयोग अधिक शक्ति के लिए नहीं किया जाता है, इसका क्या कारण है। तो इसका कारण क्या है, कम पावर फैक्टर होता है, कम दक्षता होती है, जीवन काल कम होता है, उपरोक्त सभी नहीं। इसकी जो है दक्षता कम होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सेलेनियम रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। सेलेनियम रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। सेलेनियम रेक्टिफायर का प्रयोग कितना तक किया जाता है, 200 वोल्ट तक, 40 वोल्ट तक, 100 वोल्ट तक या 200 वोल्ट तक। इसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन से रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कौन से रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो सेलेनियम का, कॉपर ऑक्साइड का, मरकरी का और उपरोक्त सभी, ये दिया है। तो चूँकि कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बहुत कम लोड होता है, इसलिए इसमें सारे रेक्टिफायर का हम प्रयोग कर सकते हैं। मरकरी का भी कर सकते हैं, सेलेनियम का भी कर सकते हैं और कॉपर ऑक्साइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 10वां के मरकरी रेक्टिफायर में एनोड बना होता है। मरकरी रेक्टिफायर में एनोड बना होता है लोहे का, एल्युमिनियम का, लोहा अथवा ग्रेफाइट का और तांबे का। तो ये होता है लोहा और ग्रेफाइट का बना होता है। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, आज प्रतिरोधों का जोड़ देखते हैं। प्रतिरोध को हम 3 प्रकार से जोड़ते हैं। पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में और तीसरा जो है मिश्रित क्रम। तो पहला देखते हैं श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो अगर हम 4 प्रतिरोध लेते हैं जो 20 ओम का है,
तो ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध, इसके लिए हम जो फार्मूला लगाते हैं वो ये होता है, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो आर टी बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn तक। तो इस तरीके से इसको हम देखें तो हो जाएगा हमारा RT बराबर 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20। हम कह सकते हैं कि RT बराबर 80 ओम। अब इसके बाद समांतर क्रम में इसको जोड़ते हैं। जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इसका फिगर कैसे बनता है, प्रतिरोध वही लेते हैं जो 20 ओम का हमने लिया है, यहाँ हो जाता है ए और यहाँ हो जाता है बी। अब यहाँ ए और बी के बीच का प्रतिरोध, ये सारे रेजिस्टेंस 20 ओम के हैं। अब इन्हीं रेजिस्टेंसों को अगर समांतर क्रम में लिया गया तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और फिर डॉट 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 प्लस 1/Rn तक जाते हैं। अगर इसके लिए ए और बी के बीच का हम तुल्य प्रतिरोध जिसको कहते हैं या कुल प्रतिरोध निकालें तो यहाँ पे हमारा आएगा 1/RT बराबर 1/20 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। तो ये टोटल हमारा हो जाएगा 4/20 यानी 1/5। यानी हम कह सकते हैं कि 1/RT बराबर 1/5। तो RT बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो RT का 1 में गुणा करेंगे R और 5 में गुणा करेंगे 5, यानी यहाँ पर हमारा 5 ओम निकल के आ गया। अब मिश्रित क्रम, मिश्रित क्रम में देखें तो इसमें हम देखते हैं कि ड्राइंग ऐसा बनता है जिसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों में प्रतिरोध होते हैं। इसको हम समझने के लिए अगर बनाएं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये भी 20 ओम, ये भी 20 ओम, इन्हीं प्रतिरोधों को जो है हमने, इन्हीं 4 प्रतिरोधों को हमने यहाँ पे मिश्रित क्रम में जोड़ दिया। ऐसे जब जोड़ लगाते हैं तो ये मिश्रित क्रम होता है। अब यहाँ ए और बी के बीच का प्रतिरोध हमको निकालना होगा, तो अब अलग तरीक़ों से निकालेंगे। अब इसमें प्रॉपर कोई एक फार्मूला नहीं लगता है। इसमें जो समांतर क्रम में है उसके लिए अलग, जो श्रेणी क्रम में है अलग। तो समांतर क्रम में ये 20 और 20 हैं तो इनके लिए हो जाएगा 1/RT बराबर 1/R1 के जगह पे 20 प्लस 1/R2 के जगह पे 20। ये इसका जो है हम यहाँ से लेके यहाँ तक अलग निकालेंगे। अब ये हो जाएगा 2/20 यानी RT बराबर हो जाएगा 1/10 यानी 10 ओम। अब यहाँ की वैल्यू हमारी टोटल हो जाती है 10 ओम। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 10 ओम, 20 ओम और 20 ओम, ये अब तीनों
श्रेणी क्रम में हो गए तो अब फिर श्रेणी क्रम का फार्मूला लगाएंगे। RT बराबर वही, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हमारा निकल के आ गया 10 ओम, तो ये 10 ओम प्लस दूसरा ये 20 ओम प्लस तीसरा ये 20 ओम, यानी यहाँ RT बराबर हो जाएगा 20 20 40 10 50 ओम। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम प्रतिरोधों को जोड़ते हैं और उनकी वैल्यू को निकालते हैं। पहला हमने यहाँ पे देखा ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए अगर समझना है तो एक प्रतिरोध का अगर हम इसको स्टार्ट और एंड मान लें, फिर इसका स्टार्ट और एंड मान लें, स्टार्ट एंड, तो हम ये देख रहे हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध जुड़ता है तो स्टार्ट एंड, फिर दूसरा प्रतिरोध एंड, दूसरा प्रतिरोध का स्टार्ट और पहले के एंड के साथ। तो इस तरीके से एंड और स्टार्ट, एंड स्टार्ट जुड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि ये प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। और समांतर क्रम में जुड़ा हुआ, जोड़ने के लिए ये स्टार्ट ये स्टार्ट ये स्टार्ट स्टार्ट और ये एंड ये एंड ये एंड और ये एंड। तो इस तरीके से समांतर क्रम में जुड़ा होता है। जुड़ा हुआ समझने के लिए सारे स्टार्ट एक साथ जुड़े होते हैं, एंड एक साथ जुड़े होते हैं, तो वहाँ हम समझ लेते हैं कि ये प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। और मिश्रित क्रम में जानने के लिए हम देखेंगे दोनों चीज़ें लगता है। यहाँ पे देखें तो स्टार्ट एंड जुड़ा हुआ है, तो ये समांतर क्रम में हो गया। फिर यहाँ पे स्टार्ट एंड के साथ जुड़ गया, फिर यहाँ एंड स्टार्ट के साथ जुड़ गया, यहाँ पे एंड बच गया। तो इस तरीके से हम मिश्रित क्रम समझते हैं और इनके लिए ऐसे करके हम इसको सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं। धन्यवाद। हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज कुछ अर्थिंग से क्वेश्चन आंसर लेते हैं। पहला क्वेश्चन ये लिया है कि किसी उपकरण के धात्विक बॉडी को अर्थ करने के उद्देश्य क्या होता है। किसी उपकरण के धात्विक बॉडी को अर्थ करने का उद्देश्य क्या होता है। इसका आंसर आ जाएगा कि विद्युत झटका से लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए। विद्युत झटका लगने की संभावना को समाप्त करने के लिए अर्थ किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि मानव शरीर के जल से भीगे हुए त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है। ध्यान से देखिए, मानव शरीर के जल से भीगे हुए त्वचा का प्रतिरोध कितना होता है, तो इसका आंसर है 1 किलो ओम लगभग। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं कि पाइप अर्थिंग में गैल्वेनाइज्ड पाइप का न्यूनतम व्यास कितना होना चाहिए। यानी जो अर्थिंग हम करते हैं GI पाइप से, उसका व्यास कितना होना चाहिए, मोटाई कितना होना चाहिए, तो उसका आंसर है 38 mm। 38 mm कम से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि अर्धचालक को पृथ्वी से प्रेषित करने के लिए पथ कौन उपलब्ध कराता है। अर्धचालक को पृथ्वी से प्रेषित करने के लिए पथ कौन उपलब्ध कराता है। इसका आंसर हम लिखेंगे लीकेज करंट। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि घरेलू अर्थिंग में अर्थ लाइन के लिए तांबे के तार का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। घरेलू अर्थिंग में अर्थ लाइन के लिए तांबे के तार का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। इसका आंसर है 1.5 mm। 1.5 mm। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए। प्लेट अर्थिंग भी किया जाता है, तो प्लेट अर्थिंग में प्लेट इलेक्ट्रोड का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर है 60 बाई 60 सेंटीमीटर में। 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्लेट अर्थिंग में तांबे के प्लेट का न्यूनतम साइज कितना होना चाहिए। क्योंकि हम GI और कॉपर दोनों इस्तेमाल करते हैं,
तो जब प्लेट अर्थिंग करते हैं तो अगर तांबे की प्लेट का अर्थिंग कर रहे हैं तो उसका न्यूनतम साइज कितना होना चाहिए? तो 60 सेंटीमीटर बाई 60 सेंटीमीटर बाई 3.8 mm। ये मोटाई है, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये इसकी मोटाई, थिकनेस जिसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं कि घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? घरेलू वायरिंग में अर्थ वायर का न्यूनतम आकार कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर है 14 SWG। 14 SWG। अगला क्वेश्चन लेते हैं, GI अर्थ प्लेट का न्यूनतम साइज कितना होना चाहिए? GI अर्थ प्लेट का न्यूनतम साइज कितना होना चाहिए? इसका आंसर है 60 सेंटीमीटर बाई 16 सेंटीमीटर बाई 3.3 मिलीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर लंबा, 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 6.3 मोटा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन ऊपर हो, 3 पिन सॉकेट में जब अर्थ पिन ऊपर हो तो स्विच को किस पिन से जोड़ना चाहिए? स्विच को किस पिन से जोड़ना चाहिए? तो इसका आंसर आएगा निचले दाएं पिन से। निचले दाएं पिन से। क्यों? कि जब अर्थ पिन ऊपर हो जाएगा, 2 पिन नीचे आ जाता है, तो ये दाहिने पिन से, इससे जो है कनेक्ट करना चाहिए। धन्यवाद। स्टूडेंट्स, वेलकम। आज मोटर की चाल के बारे में हम लोग कुछ समझते हैं कि मोटर की चाल को कैसे जाना जा सकता है और यह स्पीड किन किन बातों पर निर्भर करती है। सबसे पहले हम एक फार्मूला लिखते हैं कि NS = 120 गुणा F/P। ये मोटर की सिंक्रोनस स्पीड है। इसमें NS सिंक्रोनस स्पीड है, 120 ये जो है फेज एंगल है, और F फ्रीक्वेंसी, और P जो है नंबर ऑफ पोल। तो सिंक्रोनस स्पीड जो है ये तो हमें निकालना ही है। 120 डिग्री फेज एंगल है, ये भी लगभग आप समझ रहे होंगे। ये एक्चुअली जो है 3/5 का जो एंगल होता है वो जो है 360 डिग्री होती है। इसलिए सिंगल फेज में हम डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं, तो ये 120 डिग्री निकल के आता है। ये वही चीज़ है 120 जो यहाँ हम अप्लाई करते हैं। फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं, फ्रीक्वेंसी जो है साइकिल में ली जाती है, और ये नंबर ऑफ पोल, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है मोटर में, नंबर ऑफ पोल। नंबर ऑफ पोल में समझने के लिए देखेंगे कि जब हम एक सीलिंग या कोई किसी भी मोटर की बाइंडिंग करते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि अगर एक कॉइल की चाल हम ऐसे रखते हैं तो इसकी नेक्स्ट जो चाल है उसका अपोजिट कर देते हैं। और सीलिंग फैन में देखते हैं कि कहा जाता है बाइंडिंग एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो इस तरीके से इसको हम देखें तो ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है।
यही जो चीज़ होती है नंबर ऑफ पोल होता है। मोटर को कितने पोलों में बाइंडिंग किया गया है ये बताता है। तो इस तरीके से अगर कोई मोटर 2 पोल में बाइंडिंग की हुई है और उसका हम स्पीड निकालना चाहें तो ये फार्मूला लगाते हैं, NS = 120 × F/P, और इसके स्थान पर अगर मान भरें तो 120। चूँकि फ्रीक्वेंसी जो है फिक्स है हमारे हिंदुस्तान की 50 हर्ट्ज़, और चूँकि मोटर को हमने 2 पोलों में बाइंडिंग किया है तो इसको डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6000/2, यानी हम इसको कह सकते हैं 3000 RPM। उस मोटर की स्पीड 3000 RPM होगी। इसी तरीके से अगर कोई मोटर 4 पोलों में बाइंडिंग किया हुआ है और उसकी स्पीड जब हम निकालें तो वही फार्मूला लगाएंगे, NS = 120 × F/P, और यहाँ पर अगर हम नंबर फिलअप करें तो 120 × फ्रीक्वेंसी 50 ही रहेगा, और पोलों की संख्या हमारी हो गई 4, यानी ये 6000/4 या 1500 RPM। इसको हम कह सकते हैं 1500 RPM। तो इसमें एक चीज़ देखने की ये है कि जब हम जितना ही पोलों की संख्या बढ़ाते जाते हैं, इधर स्पीड क्या होती है, घटती चली जाती है, डिक्रीज होती है। पोल, नंबर ऑफ पोल को इंक्रीज करेंगे और क्या होगा कि ये जो है डिक्रीज हो जाएगी। एक चीज़ ये, अब अगर एक प्रश्न ये आता है कि मोटर की जो स्पीड है किन किन बातों पर निर्भर करती है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि NS = 120/F/P। तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को भी कम ज़्यादा कर दें तो स्पीड कम ज़्यादा हो जाएगी। जैसे हमने 2 पोलों पर निकाला था, 2 पोल पर जो हमारा स्पीड आया था वो 3000 RPM आया था। अब यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी चेंज कर देते हैं। अगर एंगल वही है, फ्रीक्वेंसी जो है 50 की जगह पे अगर हम 100 कर दें, फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज़ और नंबर ऑफ पोल वही रहे, तो हम देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, 6000 RPM। यानी अगर फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया गया तो हमारा RPM भी डबल हो गया। तो इन 2 चीज़ों पर जो है हमारे मोटर की स्पीड देख रहे हैं कि इस फार्मूले से निर्भर करती है। अब चूँकि एक चीज़ आती है वोल्टेज, क्या वोल्टेज भी घटाने बढ़ाने से स्पीड कम ज़्यादा होगी? प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि इस फार्मूले में हम वोल्टेज को नहीं देख रहे हैं, तो प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि वोल्टेज जो है ये निर्भर करता है फ्रीक्वेंसी पर। वोल्टेज का लेवल अप या ज़्यादा होना ये भी डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वोल्टेज बढ़ जाते हैं और फ्रीक्वेंसी घटने से वोल्टेज घट जाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी, ये RPM, मोटर की RPM के लिए वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी लगभग एक जैसा काम करता है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वोल्टेज बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी घटेगी वोल्टेज घटेगा। तो वोल्टेज घटने पर जो हम मोटर की स्पीड देखते हैं कम हो जाता है, एक्चुअली क्या है कि वो फ्रीक्वेंसी घटती है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये समझ लेंगे कि एक मोटर की स्पीड किन बातों पर डिपेंड करती है और उसको हम कैसे निकालेंगे। तो उसका फार्मूला है 120 × F/P, जहाँ 120 एंगल है, इलेक्ट्रिकल एंगल, F फ्रीक्वेंसी है और P जो है
नंबर ऑफ पोल है। धन्यवाद।